अभी तक मैंने अपनी कंपनी में ChatGPT कोडेक्स यूज करके 8 लाख रुपए से भी ज्यादा का टोकन्स कंज्यूम कर चुका हूं। बट ये टोकन्स है क्या चीज? सबसे पहले एक एनालॉजी समझो। गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही एलएलएम्स को चलाने के लिए हमें टोकन्स चाहिए होते हैं। ज्यादा पेट्रोल मतलब ज्यादा टाइम तक तुम ड्राइव कर सकते हो, ज्यादा टोकन्स मतलब ज्यादा कंप्यूटेशन एंड अल्टीमेटली ज्यादा कॉस्ट होगा। सपोज मैं ChatGPT को बोलता हूं बिल्ड आ स्प्रिंग बूट एपीआई। हम ह्यूमन इसे एक सेंटेंस की तरह देखते हैं, लेकिन मॉडल्स इस सेंटेंस को डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं एंड इन्हीं पीसेस को वो बोलते हैं टोकन्स, और यही फंडामेंटल यूनिट है जिसके ऊपर पूरा एलएलएम ऑपरेट करता है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक वर्ड मतलब एक टोकन। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ड्स एक टोकन हो सकते हैं, कुछ मल्टीपल टोकन्स में ब्रेक हो सकते हैं एंड कुछ टेक्निकल स्ट्रिंग्स सरप्राइजिंगली काफी सारे टोकन्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिसाइड कौन करता है? आंसर है टोकनाइजर। हर एलएलएम के सामने एक टोकनाइजर बैठा होता है, उसके पास एक जायंट वोकैबुलरी होती है। अगर कोई टेक्स्ट उस वोकैबुलरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो डायरेक्टली टोकन बन जाता है। अगर नहीं करता है तो टोकनाइजर उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है एंड इसलिए टोकन काउंट वर्ड लेंथ से डिसाइड नहीं होता है, टोकनाइजर वोकैबुलरी से डिसाइड होता है। अब नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि टोकनाइजर हर पॉसिबल वर्ड को वोकैबुलरी में स्टोर क्यों नहीं कर लेता? सिंपल रीजन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इंटरनेट पे हर सेकंड नए वेरिएबल बनते हैं, क्लास नेम्स, पैकेजेस नेम और रैंडम स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं, राइट? एंड वोकैबुलरी एब्सोल्युटली लार्ज होते जाएगा, इसलिए टोकनाइजर कंप्लीट वर्ड्स याद नहीं रखता, वो रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स को बना लेता है। अब ये वोकैबुलरी बनती कैसे है? ट्रेनिंग डेटा से। जो पैटर्न्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बार बार दिखते हैं, टोकनाइजर उन्हें वोकैबुलरी पे प्रमोट कर देता है। जो चीजें रेयर होती है उन्हें पीसेस में स्प्लिट कर देता है। इसी वजह से कॉमन टेक्स्ट यूजुअली फ्यूअर टोकन्स लेते हैं एंड जो कॉमन नहीं है, जो रेयर टेक्स्ट है, वो ज्यादा टोकन्स कंज्यूम करते हैं। तो हमने समझा कि टेक्स्ट से टोकन बनते हैं, लेकिन मॉडल अभी भी टेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट स्टेप में हम हर टोकन को एक यूनिक आईडी मिलती है और उस पॉइंट के बाद मॉडल के अंदर वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये एक्चुअली काफी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। मॉडल को स्प्रिंग या जावा नहीं दिखता है, उसे सिर्फ न्यूमेरिकल आईडीज दिखती है। फिर एक प्रॉब्लम है, अगर मॉडल सिर्फ नंबर्स देख रहा है तो मीनिंग कैसे समझेगा? वही काम एम्बेडिंग्स करती है। एम्बेडिंग्स का काम है एक सेमांटिक मैप की तरह, समझ सकते हो तुम इसे। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के पास रखते हैं, रिलेटेड टेक्नोलॉजी पास होती है एंड अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दूर होते हैं। इसी स्पेशल रिलेशनशिप से मॉडल मीनिंग इन्फर करता है। अब आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसे मॉडल के शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन मॉडल को याद रखनी है वो जब इस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर फिट होनी चाहिए। और कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपका प्रॉम्प्ट नहीं होता, वो कभी कोड भी हो सकता है, काफी लॉग्स होंगे, स्टैक ट्रेसेस होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, कभी कभी पूरा आपका रिपोजिटरी भी होगा। ये सब सारे टोकन्स कंज्यूम करते हैं और इसी वजह से लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जितना ज्यादा टोकन्स मॉडल को प्रोसेस करने में पड़े उतना ही ज्यादा कंप्यूटेशन लगता है, और कंप्यूटेशन ही एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर है। आप वर्ड्स के लिए पे नहीं कर रहे हो, आप कंप्यूटेशन के लिए पे कर रहे हो। और अब समझते हैं कि कोडिंग एजेंट्स इतने एक्सपेंसिव होते क्यों। आप कर सकते हो कोडेक्स पे सिर्फ एक लाइन लिखते हो, फिक्स दिस बग, लेकिन क्वेश्चन छोटा है, लेकिन आंसर देने के लिए एजेंट को सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। कोड फाइल्स, लॉग्स, ट्रैक ट्रेस, गिट हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन सारे तुम्हारे कोड बेसिस के अराउंड, राइट? और सडनली एक टाइनी प्रॉम्प्ट ह्यूज कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कोडिंग एजेंट्स एंड बहुत ज्यादा एग्रेसिवली टोकन्स कंज्यूम करते हैं।